नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। पेपर हुआ तब से मैंने जो हमारा 8 तारीख को नेट का पेपर हुआ तब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं थी। और पेपर जो है अच्छा गया है सभी का, ऐसा सोचिए और फिर से पढ़ाई में जो है लग जाइए। हम अभी यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं जो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे द्वारा लिखित है। यहाँ जो जितने भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं, नेट परीक्षा हो, सेट परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, इन सभी के लिए जो है यह हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे द्वारा लिखित है। इसको हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो नेट के पाठ्यक्रम का इकाई है वह भी हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज हम इससे प्रारंभ कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, इससे हम प्रारंभ करने वाले हैं। कहाँ से पढ़, यह हम जो पूरी किताब है यहाँ कौन सी, जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे द्वारा लिखित हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, यह किताब हम पूरी पढ़ेंगे। चाहे पूरा साल ही क्यों न लग जाए। जैसे हम रचनाएं लाइन बाय लाइन पढ़ते थे, वैसे लाइन बाय लाइन यह किताब भी हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं यह पढ़ना। और यह सब कुछ ना हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रारंभ करते हैं यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया? जो फ्रेंच विद्वान है, फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया है, याद रखिए। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। यानी तासी ने आपके उनके इतिहास लेखन की पुस्तक जो थी उनकी रचना किस भाषा में की है? फ्रेंच भाषा में। एक बात याद रखिए, मुझे अभी तुरंत याद आ गया, एक सेकंड में याद आ गया। जब महाराष्ट्र सेट परीक्षा पिछली बार 7 अप्रैल 2023 को हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था? तो ये था, देखो, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये था। और ये था क्योंकि तुरंत क्लिक हुआ मेरे दिमाग में अभी, और यह प्रश्न आया हुआ था पिछली बार महाराष्ट्र सेट परीक्षा में। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। यानी तासी की पुस्तक का नाम क्या है साहित्य इतिहास का? तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी है, याद रखिए। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। यानी इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, यह पुस्तक कितने भागों में है? तो यह पुस्तक जो है 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन यानी 1839 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847। यानी इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का प्रथम भाग जो है 1839 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग जो है 1847 में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। यानी इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ कहाँ से मुद्रित हुआ या इसकी टाइपिंग कहाँ से हुई? तो यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। यानी पेरिस में इसकी टाइपिंग हो गई है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया है। यानी द्वितीय संस्करण कितने भागों में है? तो द्वितीय संस्करण जो है वह 3 भागों में है, जिसका प्रकाशन 1871 में हो गया है। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार दिया है। यानी गार्सा द तासी ने उनका जो पुस्तक था वह पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार, यानी अंग्रेजी यानी ये से जिसका नाम आता है बी, फिर सी, फिर डी,
ऐसे वह कैसे से ए से किसका नाम है, बी से, सी से, इस प्रकार उन्होंने क्रम रखा हुआ है। गारजादा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 एवं शेष उर्दू के हैं। यानी तासी ने, गारजादा तासी ने जो उनका इतिहास ग्रंथ था, कौन सा इतिहास ग्रंथ था, येंदुई इस्तवार दला येंदुई हिंदुस्तानी, इसमें तासी ने कुल 738 कवियों का वर्णन किया हुआ है। इसमें हिंदी के कितने कवि थे, तो केवल 72 यानी 72, केवल 72 यह हिंदी के कवि थे, और बाकी के जो शेष बचे थे वह उर्दू के कवि थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास यानी इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। ये मेरे ख्याल से नेट में पूछा गया था। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में इसका अनुवाद किया, तासी के ग्रंथ का अनुवाद, और इसका हिंदी नाम क्या क्या रखा दिया, तो हिंदई साहित्य का इतिहास, यानी हिंदुई साहित्य का इतिहास जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने उसका अनुवाद किया, उसका नाम रखा गया, और यह 1952 में प्रकाशित कराया गया। तासी की पुस्तक इस्तवार दला लिटरेचर येंदुई हिंदुस्तानी में येंदुई के लिए हिंदवी, यानी येंदुई शब्द का अर्थ क्या है, तो येंदुई शब्द का अर्थ है हिंदवी, हिंदवी का मतलब हिंदी, और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तानी के लिए कौन सा है, तो हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तानी से है, अर्थ प्रयुक्त होता है, यानी ये अर्थ है। उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ, यानी ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया, और हिंदी भाषा में, यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम है, देखो, काव्य भाषा काव्य संग्रह, यानी प्रथम हिंदी भाषा ग्रंथ, प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है, तो भाषा काव्य संग्रह, जो महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में, यानी इसका प्रकाशन 1873 में हुआ है, याद रखिए। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो यह जो है नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आते हैं शिवसिंह सेंगर। शिवसिंह सेंगर ने, यानी शिवसिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम क्या है, तो शिवसिंह सरोज, यानी शिवसिंह सेंगर ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है, तो शिवसिंह सरोज लिखा है। नाम से हिंदी भाषा में दूसरा, यानी हिंदी भाषा में पहला इतिहास हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो भाषा काव्य संग्रह है, जो 1873 में प्रकाशित हुआ है और महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। उसके बाद हिंदी भाषा में दूसरा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो शिवसिंह सेंगर है। यह शिवसिंह सरोज है, और ये किसने लिखा है, तो यह शिवसिंह सेंगर ने लिखा हुआ है। और इसका प्रकाशन जो है 1883 में इसका प्रकाशन हुआ है। शिवसिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है, तो 1883 में हुआ है, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कालक्रम के अनुसार भी यहाँ से पूछा जा सकता है। शिवसिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उसकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। यानी शिवसिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन है, तो इसमें 1838 कवियों का वर्णन दिया गया है। और ये भाषा कवियों का जीवंत चरित्र तथा, यानी भाषा जो कवि थे उनका जीवन चरित्र, यानी उनका जीवन चरित्र इसमें समाया हुआ है, और उनकी कविताओं के भी उदाहरण दिए गए हैं। किसमें, शिवसिंह सेंगर नामक ग्रंथ में। शिवसिंह सेंगर ने लिखा हुआ कौन सा ग्रंथ है, तो शिवसिंह सरोज है, याद रखिए। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गिरियसन द्वारा रचित, यानी सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में, यानी कौन सी पत्रिका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी, उसके विशेष अंक के रूप में गिरियसन द्वारा रचित, यानी गिरियसन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का
प्रकाशन हुआ था, यानी किस रूप में हुआ था सबसे प्रथम? जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी उसके विशेष अंक के रूप में प्रकाशन हुआ था। किसका? द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का ये हुआ था। ये किसका है? तो यह ग्रियर्सन का ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसका है? तो यह है ग्रियर्सन का है और 1888 में प्रकाशित हुआ है। और इसका प्रकाशन प्रथमतः किस पत्रिका में हुआ था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी, उसके विशेष अंक के रूप में द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन प्रथम बार हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ रचा है, साहित्य इतिहास, द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यानी सच्चे अर्थ में वो लिखित रूप से, यानी सच्चे अर्थ में वास्तविक रूप से जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में, यानी ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 952 कवियों को शामिल किया है, यानी 952 कवियों का परिचय वो दिया है। उसके बाद अगले आते हैं डॉक्टर किशोरलाल गुप्त ने। डॉक्टर किशोरलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। यानी द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। डॉक्टर किशोरलाल गुप्त ने निम्नलिखित में से किस हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी अनुवाद किया है? द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किया हुआ है, याद रखिए। और किस शीर्षक से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यहाँ पर 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 तरह से यहाँ पर प्रश्न बनता है। कौन कौन सा 3 तरह का? एक जो प्रथमतः बनता है, द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किशोरलाल गुप्त ने किया। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यह किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है? द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद घुमा फिरा के और एक बन सकता है, डॉक्टर किशोरलाल गुप्त ने निम्नलिखित में से किस हिंदी इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है? द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न हो सकता है। और तो वह अनुवाद जो था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरलाल गुप्त ने किया। इसका किस नाम से किया? तो यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। और यह कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1957 में यह प्रकाशित हुआ, याद रखिए। यह ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्ति को स्पष्ट किया। अभी यहाँ पर ज़्यादा विश्लेषण करने की कोई ये नहीं है, बात नहीं है, क्योंकि हम पढ़ेंगे और एक आसान रूप से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र सेट परीक्षा नज़दीक है, उसके अनुसार ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ही अभी जून भी है जो नज़दीक है, क्योंकि हमें पाठ्यक्रम भी तो देखना है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण, यानी ग्रियर्सन ने उनके ग्रंथ में कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार, यानी कालक्रमानुसार कैसे जो समझो 1901, 1902, ऐसे उनके कालक्रमानुसार जो है यह उन्होंने वर्गीकरण तथा प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन भी किया है। किसने? ग्रियर्सन ने। प्रस्तुत ग्रंथों को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है, यानी द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को विभिन्न यानी अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया है। काल विशेष का सूचक है, यानी काल जो है वह की, यानी इसका अध्याय जो अलग अलग भागों में विभाजित है भी खंडों में, लेकिन काल विशेष का सूचक भी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए
संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी पारसी मिश्रित उर्दू को उसने पृथक किया। एक मिनट, अरे यार ये सर्दी हो रही है, हुई भी है। यानी गिरियर्सल ने सबसे प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित किया। हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, पारसी मिश्रित उर्दू उसे पृथक किया यानी अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य यानी गिरियर्सल ने हिंदी साहित्य के जो विकास था, हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारित करते हुए चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य, ऐसा विकास क्रम किस इतिहासकार ने किया हुआ है? तो जॉर्ज गिरियर्सल ने किया है, याद रखिए। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी साहित्य का हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी 16वीं 17वीं शताब्दी के युग यानी 16वीं 17वीं का जो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी, उस समय में कौन सा काल चल रहा था हिंदी साहित्य में? तो भक्ति काल चल रहा था। और इस भक्ति काल को हिंदी साहित्य का या हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किसने माना है भक्ति काल को स्वर्ण युग? तो गिरियर्सल ने माना है। यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना है? तो गिरियर्सल ने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। यानी मिश्र बंधु अगले कौन है लेखक? तो मिश्र बंधु। और मिश्र बंधुओं ने कौन सा इतिहास ग्रंथ रचा है? तो मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। यह नेट में पूछा हुआ सवाल है। मिश्र बंधुओं में से कौन कौन आते हैं? तो मिश्र बंधुओं में सबसे प्रथम गणेश बिहारी, फिर श्याम बिहारी और फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी इसका हम एक ट्रिक यदि कहना चाहे मिश्र बंधु की तो क्या कह सकते हैं हम? तो गशेशु यानी गशेशु, ये इसका हम ट्रिक कर सकते हैं। यानी एक ट्री से ग से क्या हुआ? गणेश बिहारी मिश्र हुआ, श से क्या हुआ? श्याम बिहारी मिश्र हुआ और शु से सुखदेव बिहारी मिश्र। तो यह जो है यहाँ पर ये याद रखिए, पूछा जा सकता है और इससे पहले भी पूछा हुआ है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। यानी मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? तो मिश्र बंधु विनोद जो है वह 4 भागों में विभक्त है, यानी 4 भागों में विभाजित है। जिसके प्रथम कितने 3 भाग का प्रकाशन यानी 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। और प्रथम जो 3 भाग थे उन 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ है। और चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? तो चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। यानी मिश्र बंधु विनोद यह कुल 4 भागों में विभाजित है। हम थोड़ा इसको ये करेंगे। मिश्र बंधु विनोद यह मिश्र बंधु द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र यह आते हैं। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद यानी मिश्र बंधु विनोद यह कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो कुल वह 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। 4 भागों में सबसे प्रथम जो 3 भाग थे, 3 भाग प्रथम 1913 में प्रकाशित हुए हैं। 3 भाग यानी मिश्र बंधु विनोद के प्रथमतः 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए हैं। और उसका जो चौथा भाग था, चतुर्थ भाग था, वह 1934 में प्रकाशित हुआ है। तो याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से हर साल प्रश्न बनते ही बनते हैं। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवि का जीवन वृत्त है। अभी मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है या जीवन वृत्त है? तो 4591 यानी 4591 कवियों का जीवन वृत्त जो है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में मिलता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रश्न, 4591 कवियों का जीवन वृत्त निम्नलिखित में से किस इतिहास ग्रंथ में मिलता है? तो मिश्र बंधु विनोद में मिलता है।
इसमें कवि अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया। यानी मिश्र बंधु विनोद में जो अनेक अज्ञात कवि थे हिंदी साहित्य में, जिसकी पहचान ही नहीं थी, उसको प्रकाश में यानी उनकी पहचान या उनका परिचय कराने कराने में मदद हुई। उसके साथ ही साहित्यिक महत्व यानी उन जो अज्ञात कवि थे उनका साहित्यिक महत्व को भी बताया गया, स्पष्ट दिखाया गया। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। यानी मिश्र बंधु विनोद में कवियों का यानी कवियों का जो सापेक्षिक महत्व है वह महत्व बताने के लिए, उनका महत्व निर्धारित करने के लिए कितनी श्रेणियां बनाई गई, तो वह कुल जो है 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में या परंपरा में सबसे श्रेष्ठ एवं सबसे सर्वोच्च स्थान पर कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का इतिहास। जो किसने लिखा है? जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये हम देखेंगे ही। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है वह ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो वह ग्रंथ नागरी परिचालनी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। हम इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उनमें सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य शुक्ल का इतिहास यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह नागरी परिचालनी सभा द्वारा यानी नागरी परिचालनी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका यानी हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका लिखी थी उस भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वह जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास में यानी रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें कुल 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। यानी रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने लेखक और कितने कवि और लेखक हैं? तो 1000 कवि और लेखकों को शामिल किया है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर, ये भी इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह से अभिहित किया है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर का गिरियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के जो इतिहास ग्रंथ थे उनको क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है। अभी रामचंद्र शुक्ल का काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और ये कथन बहुत बार पूछे जा सकते हैं और पूछे भी हुए हैं, पहले भी पूछे हुए और इसके बाद भी पूछे जा सकते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जब तक यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी जिस प्रकार जनता की चित्तवृत्ति बदलती है, जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तित होती है, उस प्रकार साहित्य का जो स्वरूप है वह भी बदलता हुआ परिवर्तित होता हुआ चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुरूप होती है। यानी जनता की चित्तवृत्ति यानी जनता का जो चित्त है वह किस पर होता है? तो वह राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुरूप होता है। जिस प्रकार राजनीतिक परिस्थिति है उस प्रकार जनता बोलने लगती है, चलने लगती है, बर्ताव करने लगती है। फिर सामाजिक, फिर सांप्रदायिक और धार्मिक, इन जो कौन सी राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक, इन 4 परिस्थितियों के अनुरूप ही साहित्य की इतिहास या जनता जो है वह परिस्थिति, जनता की चित्तवृत्ति जो है
बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। सर्वप्रथम शुक्ल ने यानी सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। यानी सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना से, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक सर्वप्रथम किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। पृथक मतलब अलग। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों को के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। यानी सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में भी विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत, यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्ष, यानी रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों के इतिहास को सुस्पष्ट किया है? तो 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में, यानी 900 वर्षों का जो इतिहास था उसको कितने कालखंडों में? तो 4 सुस्पष्ट खंडों में विभाजित किया है। कितने वर्षों के इतिहास को? 900 वर्ष के इतिहास को। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है और वह 4 भागों को 4 भागों या 4 शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। किसको? भक्ति काल को। वह 4 शाखाएं कौन कौन सी है भक्ति काल की? तो वह 4 शाखाओं में भक्ति काल, फिर उनकी एक शाखा क्या है? निर्गुण धारा, सगुण धारा, यानी निर्गुण काव्य, सगुण काव्य। अभी सगुण काव्य, निर्गुण काव्य की भी 2 शाखाएं चली है। 2 शाखाओं में कौन सी? प्रथम है ज्ञानाश्रयी शाखा, द्वितीय है प्रेमाश्रयी शाखा। ये निर्गुण काव्य धारा की उपशाखाएं हैं। भक्ति काल की मुख्य 2 शाखाएं कौन सी? निर्गुण धारा, सगुण धारा। इसको हम निर्गुण काव्य, सगुण काव्य भी कहते हैं। इसके मुख्य कवि वो हम बाद में देखेंगे। तो वह निर्गुण काव्य की, निर्गुण धारा की या निर्गुण काव्य की 2 शाखाएं चली। 2 शाखाओं में कौन सी? पहली ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। फिर सगुण शाखा में भी 2 शाखाएं उत्पन्न हुई है। सबसे प्रथम राम भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है। जब हम ये पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद है कृष्ण भक्ति काव्य, यानी कृष्ण भक्ति शाखा। इसके मुख्य कवि कौन है? सूरदास है। तो यह सब कुछ ऐसे 4 कालखंडों में भक्ति काल का विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने किया है। फिर से समझिए यह भक्ति काल, यानी भक्ति काल के 2 शाखाएं मुख्यतः कौन सी? निर्गुण धारा, सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा के 2 भाग, निर्गुण धारा के 2 भागों में ज्ञानाश्रयी शाखा, फिर प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा को ही सूफी काव्य कहा जाता है। सगुण काव्य में कौन कौन से है? सगुण धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, यह सगुण धारा के उपशाखाएं हैं, याद रखिए। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार, यानी अपने इतिहास में, इससे पहले किसी ने नहीं, इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त, यानी जीवन संबंधी इतिवृत्त मतलब कुछ इतिहास के पुरावे, स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक, यानी इतिवृत्त, यानी जो इतिहास का जो वृत्त था उसके स्थान पर रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। यानी उनके साहित्य का, उनकी रचना का मूल्यांकन करके प्रमुखता दी गई है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला इतिहासकार है या इतिहास ग्रंथ है वह है एडविन गिब्स, यानी एडविन गिब्स महोदय ने 1917 में, यानी एडविन गिब्स ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा, यानी
एडविन गिब्स ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा। उसका नाम क्या था? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यह किसने लिखा है? एडविन गिब्स ने लिखा है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन जो है 1917 में हुआ है, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। और इसका नाम क्या है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा है। यानी हिंदी साहित्य का यह कौन सा? ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ है, याद रखिए। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। यानी एडविन गिब्स ने, जो एडविन गिब्स साहब जो है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने भाग किए हैं? तो 5 भाग किए हैं, याद रखिए 5 भाग किए हैं। सन 1920 में सन 1920 में FE ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। यानी ये मिलान कीजिए में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सन 1920 में FE ने 1920 में कौन सा ग्रंथ लिखा? ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? FE ने लिखा, सन 1920 में लिखा, ये इतिहास ग्रंथ लिखा। उसके बाद है तज़किरा-ए-शूरा-ए हिंदी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट ही है। यहाँ ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी जो भी प्रतियोगी एग्ज़ाम है इन सभी के दृष्टिकोण से यहाँ किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको आपके सम्मुख लेके आया हूँ। तज़किरा-ए-शूरा-ए हिंदी 1848 में प्रकाशित हुआ है। तज़किरा-ए-शूरा-ए हिंदी यह कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 में। किसके द्वारा लिखित है? तो मौलवी करीमुद्दीन, यानी मौलवी करीमुद्दीन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा है? तो तज़किरा-ए-शूरा-ए नामक लिखा है। कब लिखा है? तो 1848 में लिखा है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। यानी तज़किरा-ए-शूरा-ए हिंदी, इसमें कवियों की संख्या कितनी है? तो 1004 है। इसमें हिंदी के यानी 1004 में से जो 62 जो कवि है वही हिंदी के कवि है। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। यानी सबसे प्रथम कालक्रम का ध्यान या कालक्रम के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा रचा गया है? तो वह है तज़किरा-ए-शूरा-ए हिंदी। प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है, याद रखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं? जो 3 इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हुए हैं। वह 3 रचना क्रमशः, यानी 3 रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका कब प्रकाशित हुई? यहाँ 1940 में, यानी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यानी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। उसके बाद क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास मेरे ख्याल से अभी जो 8 तारीख को पेपर हुआ उसमें उस पर यह सवाल था, शायद प्रश्न था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। मिलान कीजिए में था यह। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो रामकुमार वर्मा ने कब लिखा है, कब प्रकाशित किया है? तो 1938 में प्रकाशित किया है।
डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में यानी राम कुमार वर्मा ने 693 से 1693 यानी ये इम्पोर्टेंट है और यह मेरे ख्याल से 2022 में इस पर क्वेश्चन बना हुआ था। 2022 या 21 में इस पर क्वेश्चन बना हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस कालखंड तक का वर्णन किया गया है, ऐसा प्रश्न था 2022 से 21 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ, तो 1938 में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को लिया है, यानी 693 से 1693 तक का कालखंड लिया है। कहाँ से? संधि काल मतलब आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की जो अवधि है उसको ही लिया गया है। और रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वह कितने भागों में कितने प्रकरण में लिखा है, तो कुल वह 7 प्रकरणों में भी विभाजित है। कितने? 7। रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास यह 7 भागों में विभाजित है। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू मूलतः अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं, यानी स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि है और स्वयंभू को ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ, यानी रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना है? 693 से ही स्वीकार किया है। किसने? रामकुमार वर्मा ने। नागरी पंचालनी सभा ने, यानी नागरी पंचालनी सभा का ये एक इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? तो नागरी पंचालनी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में, यानी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो नागरी पंचालनी सभा से हुआ है। और ये कितनी खंडों में है, कितनी भागों में है? तो यह कुल 16 भागों में है या 16 खंडों में है। अनेक विद्वानों ने, यानी इसके साथ ही अनेक जो विद्वान थे, बाकी के जो अनेक विभिन्न विद्वान जो थे, उन्होंने अनेक इतिहास ग्रंथों का संपादन किया है। वह कौन कौन से हैं वह भी हम देखेंगे, क्योंकि इस पर भी सवाल बनते हैं। तो सबसे प्रथम दूसरा तीसरा यह हम नहीं पढ़ेंगे, केवल नाम पढ़ेंगे और किसने संपादित किया है यह करेंगे। हिंदी साहित्य की पीठिका किसकी है, किसने संपादित की है? तो राजबली पांडे ने की है। डॉक्टर राजबली पांडे ने कौन से इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है? तो हिंदी साहित्य की पीठिका। फिर हिंदी भाषा का विकास, यह धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का विकास किसकी है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने इसका संपादन कार्य किया है। फिर आता है आदिकाल किसका है? तो पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह, ये दोनों ने संपादित किया है। आदिकाल नामक जो इतिहास ग्रंथ है इसको दोनों ने, पंडित करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह, इन दोनों ने इसको संपादन कार्य किया है। उसके बाद है भक्तिकाल निर्गुण भक्ति किसका है? तो यह परशुराम चतुर्वेदी ने संपादित किया है। उसके बाद है भक्तिकाल सगुण भक्ति, यानी भक्तिकाल, ये इम्पोर्टेंट है, कुछ कंफ्यूज करने वाला सवाल बन सकता है, मिलान कीजिए में। तो भक्तिकाल निर्गुण भक्ति किसका है? तो परशुराम चतुर्वेदी का है। भक्तिकाल निर्गुण काव्य राम कुमार चतुर्वेदी। उसके बाद भक्तिकाल सगुण काव्य देवेंद्रनाथ शर्मा व विजेंद्रनाथ स्नातक, यानी भक्तिकाल सगुण भक्ति, यह किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो देवेंद्रनाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक द्वारा संपादित है। उसके बाद अगला आता है रीतिकाल रीतिसिद्ध डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया है। रीतिकाल रीतिसिद्ध। फिर रीतिकाल रीतिमुक्त किसने संपादित किया है? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने किया हुआ है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, यानी हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, यह भारतेंदु काल 1900 से 1950 तक, ये किसने किया है? तो डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने इसका संपादन कार्य किया है।
उसके बाद आता है द्विवेदी काल। द्विवेदी काल 1950 से 1975। द्विवेदी काल 1950 से 1975 किसने संपादित किया है? तो यह सुधाकर पांडे ने इसका संपादन कार्य किया है। उसके बाद उत्कर्ष काल काव्य। उत्कर्ष काल काव्य 1975 से 95, यानी उत्कर्ष काल काव्य 1975 से 95 डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया है। उसके बाद आता है उत्कर्ष काल नाटक। उत्कर्ष काल नाटक कब से है? 1975 से 1995। सावित्री सिंह व दशरथ ओझा जी ने इसका संपादन कार्य किया हुआ है। उसके बाद अगला है कथा साहित्य। कथा साहित्य 1975 से 95 डॉक्टर निर्मला जैन ने इसका संपादन कार्य किया हुआ है। और भी नाम है यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे। एक मिनट। समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। निबंध और पत्रकारिता ये इम्पोर्टेंट है। समालोचना, निबंध और पत्रकारिता 1975 से 95 इसका भी संपादन किसने किया है? तो इसका संपादन लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने समालोचना, निबंध और पत्रकारिता नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया है। उसके बाद है अद्यतन काल। अद्यतन काल का प्रकाशन भी 1995 से 2017, यानी 1995 से 2017 तक किसने किया है? इसका संपादन जो है सह संपादक यानी दोनों ने मिलकर किया है। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा, यानी हरवंशलाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने इसका संपादन, किसका? अद्यतन काल का संपादन जो है किसने किया है? हरवंशलाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया, इन दोनों ने किया है। उसके बाद 15वां यानी अगला जो है वह देखते हैं। इसका संपादन किसने किया है? अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, यानी अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, इसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांस्कृत्याय ने इसका संपादन किया है। अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, इसका संपादन कार्य किसने किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांस्कृत्याय ने किया है। हिंदी लोक साहित्य किसका है? तो कृष्णदेव उपाध्याय, यानी कृष्णदेव उपाध्याय ने हिंदी लोक साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया हुआ है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया, यानी याद रखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के, यानी अनेक विद्वानों के सामूहिक सहयोग से, यानी सामूहिक मदद से हिंदी साहित्य नाम से इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किसने किया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में, यानी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने जो अनेक विद्वानों के संयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया है, उस ग्रंथ को संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में, यानी 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंड कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल एवं आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अन्य जो ग्रंथ है वह भी देखते हैं। हिंदी काव्यधारा जो 1944 में प्रकाशित है वह किसका है? तो राहुल सांस्कृत्याय का। हिंदी काव्यधारा 1944 राहुल सांस्कृत्याय द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का वो अलग है जो 1929 में प्रकाशित होता है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र का भी है, याद रखिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कितने भागों में है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में प्रथम व द्वितीय खंड 1965 में प्रकाशित होता है, यानी 1965 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित होता है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ जो है वह 1965 में प्रकाशित होता है, और इसके लेखक कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास का ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम और द्वितीय खंड 1965 में प्रकाशित हुआ है, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद देखते हैं हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत भी दो भागों में है। कौन लेखक है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन कब है? तो 1986 में प्रकाशित हुआ है। और यह ग्रंथ किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। इस पर इसको पुरस्कृत भी किया गया था सरस्वती सम्मान से। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, 1986 में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं साहित्य इतिहास दर्शन। साहित्य इतिहास दर्शन किसका है? तो नलिन विलोचन शर्मा का है। साहित्य इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास का है। बहुत बार मिलान करने में यह प्रश्न पूछा गया है। हिंदी भाषा का विकास 1924 में प्रकाशित हुआ है और श्याम सुंदर दास का है। उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य 1930, यानी हिंदी भाषा और साहित्य कब प्रकाशित हुआ है? तो 1930 में हुआ है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। याद रखिए, श्याम सुंदर दास के इतिहास ग्रंथों का क्रम यदि पूछता है तो सबसे प्रथम क्या है? हिंदी भाषा का विकास, यानी सबसे प्रथम विकास करेंगे ना वो, तो हिंदी भाषा का विकास 1924 में प्रकाशित होता है। उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य, यानी भाषा का विकास हुआ और फिर उस भाषा में वह साहित्य रचने लगे या साहित्य होने लगे। सबसे प्रथम भाषा की उत्पत्ति हुई, भाषा का विकास हुआ और फिर विकास, भाषा का विकास होने के बाद यहाँ पर क्या लिखने आए? तो उन्होंने भाषा पर या उस भाषा में साहित्य लिखा गया। कब लिखा गया? जो 1930 में। उसके बाद क्या है? हिंदी कोविद रत्नमाला, यानी वह भाषा का विकास हुआ और उस विकसित हुई भाषा में या भाषा का विकास होने पर उसमें साहित्य लिखा गया और उस साहित्य में क्या हो गए? रत्नों की जो है माला बनाई गई, यानी रत्नों की क्या है? माला बनाई गई। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके समझ में या दिमाग में सेव हो जाए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं फिर से बताता हूँ। सबसे प्रथम श्याम सुंदर दास ने क्या किया? भाषा का विकास किया, हिंदी भाषा का विकास किया। फिर उस हिंदी भाषा का विकास करने से इसी हिंदी भाषा में क्या लिखा गया? साहित्य लिखा गया। और फिर साहित्य लिखने के बाद फिर इस हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा और साहित्य में बहुत सारे रत्न जो है, रत्न इकट्ठे हुए। फिर उन रत्नों की माला बनाई गई। कौन सी? कोविद रत्नमाला, यानी हिंदी कोविद रत्नमाला बनाई गई। किसने? श्याम सुंदर दास ने। अब फिर से देखिए, हिंदी भाषा का विकास किया कब? 1924 में श्याम सुंदर दास ने। फिर हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास ने ही किया। फिर हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह। फिर से मैं इसको समझाता हूँ क्योंकि इस पर सवाल बहुत बार मिलान करने में यह पूछा हुआ है और इस बार इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, नेट में हो, सेट में हो या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हो। सबसे प्रथम श्याम सुंदर दास ने क्या किया? हिंदी भाषा का विकास किया, जो 1924 में। उसके बाद किसी भी भाषा का विकास होता है तो उसमें जो है वह साहित्यिक भाषा बनती है, उसमें साहित्य लिखा जाता है। फिर इन्होंने हिंदी भाषा का विकास होने के बाद हिंदी भाषा और साहित्य लिखा, जो 1930 में। फिर साहित्य लिखा गया और उस साहित्य में अनेक अनमोल रत्न हो गए और फिर उन रत्नों की एक माला बना दी गई और उस माला को क्या नाम दिया गया? हिंदी कोविद रत्नमाला। और यह हिंदी कोविद रत्नमाला कितने भागों में है? तो यह 2 भागों में है। हिंदी कोविद रत्नमाला इतनी बड़ी बन गई कि उसके 2 भाग बनाने पड़े। प्रथम भाग जो 1909 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1914 में प्रकाशित हो गया। ऐसा प्रश्न बन सकता है, श्याम सुंदर दास के किस ग्रंथ के 2 भाग, कौन सी ग्रंथ जो इतिहास ग्रंथ जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला, क्योंकि माला जो थी, अभी हिंदी साहित्य में बहुत सारे अनमोल रत्न हैं, बहुत सारे रत्न हैं और उनकी माला इतनी बड़ी बन गई तो वो एक भाग में बैठ नहीं सकी, तो उसको 2 भाग बनाने पड़े। 2 भाग, प्रथम भाग कब बनाया गया? तो 1909 को और द्वितीय भाग 1914 में बनाया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनीरिया, ये भी बहुत बार पूछा गया है, मिलान कीजिए में। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनीरिया। उसके बाद राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनीरिया, यानी डॉक्टर मोतीलाल मनीरिया ने भी 2 ग्रंथ लिखे, इतिहास ग्रंथ, साहित्य इतिहास ग्रंथ। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनीरिया। उसके बाद राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी डॉक्टर मोतीलाल मनीरिया ने लिखा हुआ है। उसके बाद है हिंदी वीर काव्य 1945। हिंदी वीर काव्य 1945 किसका है? तो टीकम सिंह तोमर का है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसका है? तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास तो भगीरथ मिश्र में, मिलान करने में यह पूछा हुआ है पहले कभी। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, यानी आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, लक्ष्मी नहीं, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 में लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में है, और यही किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में किसने लिखा? नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा हुआ है। उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 की, यह भी नंद दुलारे वाजपेयी का ही है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1931, हिंदी साहित्य का इतिहास हमने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखा, फिर डॉक्टर नगेंद्र का देखा, और फिर यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1931 में प्रकाशित हुआ है, और रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही ग्रंथ लिखा हुआ है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। कविता कौमुदी 1917, यानी कविता कौमुदी 1917, रामनरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873, महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह ये पूछा हुआ है, भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। आगे देखते हैं कितना है, यदि ज़्यादा लंबा है तो हम रुकेंगे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक नहीं, हाँ, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो 1930 में प्रकाशित हुआ, ये किसने लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास तो यह सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा हुआ है। उसके बाद है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1934 में प्रकाशित हुआ है, कृष्ण शंकर शुक्ल, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा रचित है। कब? 1934 में। उसके बाद देखते हैं मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कंफ्यूज हो जाएगा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 किसका है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, यानी मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान 1939। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में प्रकाशित हुआ है, और यह ब्रज रत्न दास जी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा है। ब्रज माधुरी सार 1923, ब्रज माधुरी सार कब प्रकाशित होता है? तो 1923 में, योगी हरि का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1996 में। और एक महत्वपूर्ण बात है, हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है, इसका हमने लाइन बाय लाइन अध्ययन किया हुआ है इसी चैनल पर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 जो बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे द्वारा लिखित है। उसके बाद हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ,
हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास यह नीलाभ का है। फिर हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव जो काफ़ी प्रसिद्ध कवित्री लेखिका है, वो काफ़ी प्रसिद्ध कवित्री लेखिका, और इनके जो है इनके कविताएं जो है रचनाएं जो है हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम में बीए के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जो 2013 में प्रकाशित होता है, नीरजा माधव। उसके बाद हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, यानी काल विभाजन और उस कालों को नाम क्या क्या दिया है यह भी हम देखेंगे। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुल 11 भागों में ये किया है, इसका काल विभाजन किया है। वह 11 भाग कौन से? चारण काल 700 से 1300। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है वह चारण काल का समय 700 से 1300 माना है। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे कि प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल, यानी हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम किसने दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत, यानी ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, यानी कितने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान किसने दिया है? तो ग्रियर्सन ने दिया है। वह 9 कवि कौन से है? पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यादास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं षाडंगधर का उल्लेख किया गया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवर्तिगत काल विभाजन किया है, यानी प्रवृत्ति, उस समय की प्रवृत्ति देखकर ही काल विभाजन किया है। किसने? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, यानी एक ही आधार पर कालों का नामकरण जो है ग्रियर्सन ने नहीं किया हुआ है। आगे देखते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण क्या है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा और उसका समय पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 माना, और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 माना। फिर माध्यमिक काल यानी भक्ति काल, यानी मिश्र बंधु ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा। फिर पूर्व माध्यमिक काल 1444 से 1560, और फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680। फिर अलंकृत काल यानी कौन सा काल? रीतिकाल। अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790, और फिर उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1879। फिर परिवर्तन काल, आधुनिक काल 1890 से 1924। ये मिश्र बंधुओं ने नामकरण और काल विभाजन किया हुआ है। फिर वर्तमान काल 1926 से अब तक जो है माना जाता है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आदिकाल वीरगाथा काल, यानी आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, और यह आदिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 माना है। फिर पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहा गया है, और भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 माना है रामचंद्र शुक्ल ने। फिर उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है, इसका समय 1700 से 1900 है। फिर आधुनिक काल को ही गद्यकाल कहा जाता है, और रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल या आधुनिक काल का समय 1900 से 1984 माना है। अब इसके बाद रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण देखते हैं। संधि काल, यानी रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को आदिकाल को संधिकाल कहा। संधिकाल का समय रामकुमार वर्मा ने 1750 से 1000 ईस्वी सन तक माना है। फिर चारण काल 1000 ईस्वी सन से 1375 माना है। फिर भक्ति काल 1775 से
1375 से 1700 यानी एक प्रकार से वो रामचंद्र शुक्ल के ही काल विभाजन के आधार पर इन्होंने किया गया है। फिर रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। उसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जो वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का समय 1184 से 1350 माना है। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, गणपति चंद्र गुप्त ने भक्तिकाल का समय क्या माना है 1350 से 1600। और फिर उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा है तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, और इसका समय क्या है 1600 से लेकर 1857 तक। आधुनिक काल 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के काल विभाजन, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है उसका काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल का जो नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ है उसका आदिकाल का समय क्या है 7वीं शती से मध्य 14वीं शती, यानी 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शताब्दी के या शती के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। यह नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया है उसका है। फिर पुनर्जागरण यानी भारतेंदु काल 1857 से 1900। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल, जागरण सुधार काल को ही द्विवेदी काल कहा जाता है 1900 से 1918। छायावाद काल 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल मतलब छायावाद के बाद का काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953। यह नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का संपादन किया है उसका है। नवलेखन काल 1953 से अब तक। उसके बाद बच्चन सिंह का काल विभाजन देखते हैं। बच्चन सिंह का काल विभाजन में अपभ्रंश काल, भक्तिकाल 1400 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1857, आधुनिक काल 1857 से अब तक। फिर आदिकाल का नामकरण जो किसने क्या किया है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है गिरियसर ने, यानी आदिकाल को चारण काल किसने कहा है तो गिरियसर ने आदिकाल को चारण काल कहा है, याद रखिए। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल यानी आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्य ने कहा है, ये यहाँ पर होना चाहिए। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को राहुल सांस्कृत्य ने कहा है। वीरकाल यानी आदिकाल को वीरकाल किसने कहा तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, याद रखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा। आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है, याद रखिए। आदिकाल को आदिकाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा। आदिकाल को आधार काल किसने कहा तो सुमन राजे ने कहा। फिर रीतिकाल का नामकरण, इसके बाद रीतिकाल का नामकरण देखते हैं। रीतिकाव्य रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा तो जॉर्ज गिलेसर ने कहा। अलंकृत काल यानी रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। उसके बाद रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा तो रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है। श्रृंगारी काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र यानी आदि रीतिकाल को श्रृंगारी काल किसने कहा है तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। फिर उसके बाद है कलाकाल किसने कहा है रीतिकाल को कलाकाल तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है रीतिकाल को कलाकाल कहा गया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किसने किया है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे ने किया है भाषा की दृष्टि से। पृष्ठभूमि अवहट्ट काल यानी अवहट्ट काल को पृष्ठभूमि कहा गया है। अवहट्ट का नाम क्या रखा गया है पृष्ठभूमि। फिर उन्मेष काल भाषा ब्रज बोली पुरानी ब्रजी कन्नौजी या
खड़ी बोली एवं अवधि काल। फिर पूर्व भाग ब्रज भाषा अवधि काल, उत्तर भाग को खड़ी बोली काल। तो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जो है यह हमने इस किताब से देखी है। उसके बाद कल हम या अगले वीडियो में आदिकाल वहाँ हम देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।